छात्रों, पिछले भाग में हम लोगों ने न्यायवाद की वैधता के 6 नियम का विस्तार से वर्णन किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि यदि उन 6 नियमों का उल्लंघन किया जाए या पालन न किया जाए तो कौन कौन से तर्क दोष उत्पन्न हो जाते हैं और इन उत्पन्न तर्क दोषों के कारण न्याय वाक्य अवैध हो जाता है। यह भाग भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम वैधता के नियम एवं तर्क दोष पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसी न्याय वाक्य को वैध सिद्ध करने के लिए 6 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, जिसे वैधता का नियम कहते हैं। इन 6 नियमों में से किसी एक का भी न्याय वाक्य में उल्लंघन होता है तो वह न्याय वाक्य अवैध होगा और उसमें तर्क दोष हो जाता है। अब हम पहले नियम और उससे उत्पन्न होने वाले तर्क दोष पर विचार करेंगे। किसी न्याय वाक्य की वैधता के लिए उसमें केवल 3 ही पद हों और प्रत्येक पद का प्रयोग एक समान अर्थ में होना चाहिए। किंतु यदि न्याय वाक्य में 3 से अधिक पद हों या किसी पद का प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया गया हो तो उसमें 2 प्रकार के दोष हो जाते हैं। पहला दोष है चतुष्पदी दोष और दूसरा है अनेकार्थक दोष। चतुष्पदी दोष के विषय में हम पहले जानेंगे। जब किसी न्याय वाक्य में पदों की संख्या 3 से अधिक का मतलब 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 3 से अधिक होनी चाहिए हो तो न्याय वाक्य अवैध होगा और उस न्याय वाक्य में चतुष्पदी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? चतुष्पदी दोष में पदों की संख्या 3 से अधिक यानी कि 4, 5 या 6 हो सकती है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। कोई अछात्र नेता नहीं है। दूसरा आधार वाक्य, सभी अमंत्री छात्र हैं। निष्कर्ष क्या निकाला गया? कुछ मंत्री नेता नहीं हैं। देखिए, इस न्याय वाक्य में पदों की संख्या 3 से अधिक है। जैसे देखिए, पदों की संख्या क्या क्या है? अछात्र है, नेता है, अमंत्री है, छात्र है और क्या है? मंत्री है। सब अलग अलग हैं पद। देखिए, यहाँ पर अमंत्री लिखा है, यहाँ पर मंत्री लिखा है, यहाँ पर अछात्र लिखा है और यहाँ पर छात्र लिखा है। तो मध्यम पद भी अलग है, यानी कि कुल पदों की संख्या 3 से अधिक है। कितने पद हैं इसमें? कुल 5 पद हैं। अछात्र, नेता, अमंत्री, छात्र और मंत्री। इस कारण इस न्याय वाक्य में चतुष्पदी दोष है और इस कारण ये क्या हो जाएगा? न्याय वाक्य अवैध हो जाएगा। तो चतुष्पदी दोष का क्या मतलब है? जब पदों की संख्या किसी न्याय वाक्य में 3 से अधिक होती है तो उस न्याय वाक्य में चतुष्पदी दोष होगा। अब हम इसी नियम 1 के तहत अगले दोष की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अनेकार्थक दोष। अनेकार्थक दोष जिसे नाम से स्पष्ट होता है कि अर्थ अनेक होगा, किसी पद का अर्थ एक से अधिक होगा। जब किसी न्याय वाक्य के 3 पदों में से किसी एक पद का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ हो तो उस न्याय वाक्य में अनेकार्थक दोष होगा और वह न्याय वाक्य अवैध होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसको हम। जो गोली खाता है वह मर सकता है। सभी रोगी गोली खाते हैं। निष्कर्ष क्या निकाला? सभी रोगी मर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इस न्याय वाक्य में गोली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। इस न्याय वाक्य में गोली क्या है? मध्यम पद है, जिसका प्रयोग मुख्य आधार वाक्य में बंदूक के संदर्भ में और अमुख्य आधार वाक्य में दवा के संदर्भ में हुआ है। फिर से देखिए,
मुख्य आधार वाक्य पहली लाइन, न्याय वाक्य की पहली लाइन को मुख्य आधार वाक्य कहते हैं, दूसरी लाइन को अमुख्य आधार वाक्य कहते हैं और तीसरी लाइन को निष्कर्ष कहते हैं। तो मुख्य आधार वाक्य में जो गोली शब्द आया है वो बंदूक के लिए आया है, पिस्तौल की गोली के लिए आया है, क्योंकि जो गोली खाता है वह मर सकता है। और दूसरे आधार वाक्य में देखिए, सभी रोगी गोली खाते हैं। यहाँ पर जो गोली है वो बीमार मरीज के लिए आया है गोली शब्द, तो दोनों गोली शब्द अनेकार्थक हैं। निष्कर्ष क्या निकला, सभी रोगी मर सकते हैं। तो मूल बात है, यहाँ गोली शब्द अनेकार्थक है जो कि मध्यम पद है, तो मध्यम पद का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। इसी बात को एक हम अन्य उदाहरण से समझते हैं, इसे बहुत ध्यान समझिएगा। सभी दूध पीने वाले इससे घृणा करते हैं, पहला आधार वाक्य है। दूसरा आधार वाक्य है, सभी गांव में रहने वाले दूध पीते हैं, सभी गांव में रहने वाले दूध पीते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, सभी गांव में रहने वाले इससे घृणा करते हैं। यहाँ पर जो अनेकार्थक पद है वो है इससे घृणा करते हैं। ये पद अलग अलग अर्थों में आया है। ये हमारा मुख्य पद है। निष्कर्ष का विधेय हम जानते हैं कि मुख्य पद होता है और निष्कर्ष का उद्देश्य अमुक पद होता है, और मुख्य पद हमारा पहली लाइन में होता है जो विधेय होता है। इससे घृणा करते हैं, दूध पीने वाले इससे घृणा, ये शब्द जो है अनेकार्थक है। और निष्कर्ष भी गांव में रहने वाले इससे घृणा करते हैं और दूध पीने वाले इससे घृणा करते हैं। दोनों पद का अर्थ अलग अलग है, इसी कारण इसमें अनेकार्थक दोष है। उपयुक्त उदाहरण में इससे घृणा करते हैं मुख्य पद अनेकार्थक है। आप समझ गए होंगे इस बात को। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम 2, नियम 2, किसी न्याय वाक्य की वैधता के लिए मध्यम पद का किसी एक आधार वाक्य में व्याप्त होना आवश्यक है, किंतु यदि मध्यम पद किसी भी आधार वाक्य में व्याप्त न हो तो उस न्याय वाक्य में अव्याप्त मध्यम पद दोष होता है। कहने का मतलब है कि नियम 2 क्या कहता है कि न्याय वाक्य में मध्यम पद आधार वाक्य में कम से कम एक बार जरूर व्याप्त होगा। हम जानते हैं कि मध्यम पद केवल आधार वाक्यों में ही होता है, निष्कर्ष में नहीं होता है। और दोनों आधार वाक्यों में से कम एक बार जरूर व्याप्त हो, किंतु दो बार व्याप्त न हो। आधार वाक्य में, किसी आधार वाक्य में यदि मध्यम पद 2 बार व्याप्त हो जाएगा तो वह न्याय वाक्य अपने आप अवैध हो जाएगा। अब देखिए, एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझते हैं। सभी मंत्री कलाकार हैं, ये हमारा ए तर्क वाक्य है, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य है, ए तर्क वाक्य है। सभी मंत्री कलाकार हैं। दूसरा आधार वाक्य है, कुछ कलाकार नेता हैं, ये अंशव्यापी आई तर्क वाक्य है। और निष्कर्ष है मेरा, कुछ नेता मंत्री हैं, ये भी अंशव्यापी आई तर्क वाक्य है। अब हम देखते हैं आधार वाक्यों में मध्यम पद व्याप्त है कि नहीं। पहले आधार वाक्य में देखिए, ए तर्क वाक्य है। हम जानते हैं कि ए तर्क वाक्य में उद्देश्य पद तो व्याप्त होता है, किंतु विधेय पद क्या होता है, अव्याप्त होता है। इस न्याय वाक्य में हमारा मध्यम पद कलाकार है। मध्यम पद क्या है, कलाकार है, क्योंकि आधार वाक्यों में 2 बार आया हुआ है ये कलाकार शब्द। पहले आधार वाक्य में देखिए ये अव्याप्त है, क्योंकि सर्वव्यापी ए तर्क वाक्य में केवल उद्देश्य पद व्याप्त होता है, इस कारण मंत्री पद क्या है मेरा, व्याप्त है। लेकिन कलाकार जो मध्यम पद है वो अव्याप्त हो गया। दूसरे आधार वाक्य में देखेंगे आई तर्क वाक्य। आई तर्क वाक्य क्या होता है, अंश व्यापी स्वीकारात्मक होता है। इसमें उद्देश्य पद भी अव्याप्त होता है और विधेय पद भी अव्याप्त होता है। इस कारण हमारा मध्यम पद दोनों ही आधार वाक्यों में अव्याप्त रहा। इस कारण यह न्याय वाक्य अवैध हो जाता है और इसमें अव्याप्त मध्यम पद दोष होता है। उपयुक्त न्याय वाक्य के दोनों ही आधार वाक्यों में मध्यम पद क्या है, कलाकार है, अव्याप्त है। इस कारण यह न्याय वाक्य अव्याप्त मध्यम पद दोष होने के कारण अवैध है। अब हम अपने अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, नियम 3। नियम 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे कृपया बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी न्याय वाक्य के निष्कर्ष में जो पद
व्याप्त है उस पद को आधारवाक्य में भी व्याप्त होना चाहिए। कहने का मतलब है कि निष्कर्ष में कोई पद व्याप्त है, उद्देश्य या विधेय, तो उसे आधारवाक्यों में उसको व्याप्त होना जरूरी है। किंतु ऐसा न होने पर न्यायवाक्य अवैध हो जाता है और उस न्यायवाक्य में निम्नलिखित दो तरह के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। पहला दोष उत्पन्न होता है जो है अनियमित मुख्य पद दोष, और दूसरा है अनियमित अमुख्य पद दोष। अब हम पहले दोष की चर्चा करते हैं जो नियम 3 का पालन न करने से उत्पन्न होता है। पहला दोष है अनियमित मुख्य पद दोष। ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी न्याय वाक्य के निष्कर्ष में मुख्य पद व्याप्त हो, निष्कर्ष मुख्य पद व्याप्त हो, किंतु वह मुख्य पद आधार वाक्य में अव्याप्त हो, तो उस न्याय वाक्य में अनियमित मुख्य पद दोष होता है और न्याय वाक्य क्या होगा, अवैध हो जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, पहला मुख्य आधार वाक्य कुछ छात्र नेता हैं, ये आई तर्क वाक्य है। दूसरा है आधार वाक्य कोई मंत्री छात्र नहीं है, ये ई तर्क वाक्य है, सर्वव्यापी निषेधात्मक। और हमारा निष्कर्ष है कुछ मंत्री नेता नहीं है, ये ओ तर्क वाक्य है। अब हम इसमें मुख्य पद की पहचान करते हैं। मुख्य पद हम जानते हैं कि पहले आधार वाक्य में होता है, और पहले आधार वाक्य में देखिए हमारा मध्यम पद क्या है, छात्र है, तो इसे हम कोई मतलब नहीं, हमारा मुख्य पद से मतलब है। मुख्य पद क्या हुआ, हमारा नेता हो गया। पहले आधार वाक्य में नेता मुख्य पद है। अब निष्कर्ष में देखिए क्या है हमारा, ये विधेय की जगह आया है, मुख्य पद नेता है। अब हम देखते हैं कि ये जो नेता जो हमारा मुख्य पद है निष्कर्ष में तो व्याप्त है, क्योंकि ओ तर्क वाक्य में विधेय पद व्याप्त होता है। लेकिन ये जो व्याप्त है यहाँ पर आधार वाक्य में ये क्या है, नेता शब्द अव्याप्त हो गया है, अव्याप्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि आई तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों ही अव्याप्त होते हैं। इस कारण हम देखते हैं कि जो हमारा मुख्य पद है वो निष्कर्ष में तो व्याप्त है, किंतु आधार वाक्य में क्या है, ये अव्याप्त है। इस कारण इसमें अनियमित मुख्य पद दोष होता है। इसे एक बार ध्यान से फिर से रिपीट करके समझ लीजिएगा। अब हम अपने अगले दोष की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अनियमित अमुख्य पद दोष। जब किसी न्याय वाक्य के निष्कर्ष में अमुख्य पद व्याप्त हो, निष्कर्ष में तो व्याप्त हो, किंतु वह अमुख्य पद आधार वाक्य में अव्याप्त हो, तो उस न्याय वाक्य में अनियमित अमुख्य पद दोष होगा और न्याय वाक्य अवैध होगा। इस दोष को भी ध्यान समझिएगा। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, ओ ए ई तृतीय आकृति का है। तृतीय आकृति में हम लोग जानते हैं कि मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर होता है। अब देखिए पहला आधार वाक्य है कुछ छात्र मंत्री नहीं हैं, ये ओ तर्क वाक्य है। दूसरा आधार वाक्य है कुछ छात्र नेता हैं, ये हमारा ए तर्क वाक्य है। निष्कर्ष क्या निकला, कोई नेता मंत्री नहीं है। इसे ध्यान समझिएगा। अनियमित अमुख्य पद दोष समझना है हमको, यानी कि अमुख्य पद अनियमित है। तो निष्कर्ष में अमुख्य पद कौन सा है, आप जानते हैं कि निष्कर्ष में उद्देश्य की जगह हमारा क्या होता है, अमुख्य पद होता है, और विधेय की जगह क्या होता है, मुख्य पद होता है। तो हम अमुख्य पद के विषय में जानेंगे। ये हमारा है अमुख्य पद, क्या है, हमारा नेता है। अब ये देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में तो व्याप्त है, क्यों, क्योंकि ई तर्क वाक्य में हम जानते हैं कि उद्देश्य और विधेय पद दोनों ही व्याप्त होते हैं। इस कारण हमारा क्या हो गया, ये नेता क्या हो गया, व्याप्त हो गया। अब हम देखते हैं कि ये आधार वाक्य में व्याप्त है या नहीं। ये नेता शब्द कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, अमुख्य आधार वाक्य इसको बोलते हैं। दूसरी लाइन में अमुख्य आधार वाक्य होता है, पहली लाइन में मुख्य आधार वाक्य होता है। ये कंडीशन ऐसे चलती है, मुख्य आधार वाक्य ऊपर जाता है, अमुख्य आधार वाक्य दूसरी लाइन में होता है। अब देखिए यहाँ पर जो नेता है विधेय में वो अव्याप्त है। क्यों अव्याप्त है, क्यों अव्याप्त है, आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर सभी लिखा जाएगा, सभी। अब देखिए यहाँ पर ये छात्र तो व्याप्त है, लेकिन हमारा नेता क्या है, अव्याप्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तर्क वाक्य में विधेय पद क्या होता है,
अव्याप्त होता है। उद्देश्य तो व्याप्त होता है और लेकिन विधेय क्या होता है, अव्याप्त होता है। तो हम क्या देखते हैं कि आधार वाक्य में तो हमारा अव्याप्त है, लेकिन निष्कर्ष में क्या है, ये व्याप्त है। ये तर्क वाक्य में उद्देश्य केवल व्याप्त होता है और ई तर्क वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों ही पद व्याप्त होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा अमुख्य पद जो नेता है आधार वाक्य में तो अव्याप्त है किंतु निष्कर्ष में व्याप्त है। इस कारण इस न्याय वाक्य में अनियमित अमुख्य पद का दोष होता है। इसे कृपया एक बार ध्यान से और समझ लीजिएगा, इस नियम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम 4। नियम 4, इस नियम के अनुसार कोई न्याय वाक्य तभी वैध होता है जब उस न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक न हो, यानी कि दोनों आधार वाक्य को निषेधात्मक नहीं होना चाहिए। किंतु यदि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक होते हैं तो उस न्याय वाक्य में निषेधात्मक आधार वाक्य से निषेधात्मक आधार वाक्य दोष होता है और न्याय वाक्य क्या होगा, अवैध हो जाएगा। तो नियम 4 का क्या कहता है, नियम 4 के अनुसार किसी न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं होने चाहिए, यानी कि एक आधार वाक्य निषेधात्मक हो सकता है किंतु दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं हो सकते हैं। यदि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक होते हैं तो वो न्याय वाक्य अवैध होगा और उसमें निषेधात्मक आधार वाक्य का दोष होगा। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करिए आप। जैसे उदाहरण है, कुछ छात्र नेता नहीं है, वो तर्क वाक्य है। कुछ मंत्री छात्र नहीं है, ये भी वो तर्क वाक्य है। निष्कर्ष क्या है, कुछ मंत्री नेता नहीं है, हमारा निष्कर्ष है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे दोनों ही आधार वाक्य क्या हैं, निषेधात्मक हैं। मुख्य आधार वाक्य भी निषेधात्मक है, अमुख्य आधार वाक्य भी निषेधात्मक है। इस कारण ओ प्रथम आकृति का न्याय वाक्य अवैध हो जाता है और उसमें निषेधात्मक आधार वाक्य दोष होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य ई के रूप में हो या ओ के रूप में हो या ई ओ के रूप में हो या ओ ई के रूप में हो तो उसमें कौन सा दोष हो जाएगा, निषेधात्मक आधार वाक्य दोष। यह नियम बहुत ही आसान है, किसी भी न्याय वाक्य में पहली दृष्टि में पकड़ में आ जाने वाला नियम है। ये तर्क दोष है, दोनों आधार वाक्य यदि निषेधात्मक है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि इसमें निषेधात्मक आधार वाक्य का दोष है और नियम 4 का उल्लंघन किया गया है। अब हम अपने अगले नियम की ओर बढ़ते हैं जो है नियम 5 एवं तर्क दोष। किसी न्याय वाक्य की वैधता के लिए यदि उसका एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, निषेधात्मक होगा। यानी कि न्याय वाक्य का एक आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, निषेधात्मक होगा। किंतु यदि निष्कर्ष निषेधात्मक नहीं रहता, अर्थात क्या रहता है, स्वीकारात्मक होता है, तो उस न्याय वाक्य में निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष हो जाता है और न्याय वाक्य क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है। यानी कि निष्कर्ष तो निषेधात्मक है, आधार वाक्य तो निषेधात्मक है किंतु निष्कर्ष क्या है, स्वीकारात्मक निकाल लिया जाता है। तो यह नियम 5 का उल्लंघन हो जाएगा। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला आधार वाक्य है, कोई छात्र कलाकार नहीं है। दूसरा आधार वाक्य है, कुछ कलाकार नेता हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ नेता छात्र हैं। देखिए चतुर्थ आकृति है, चतुर्थ आकृति में मुख्य आधार वाक्य में विधेय की जगह अमुख्य आधार वाक्य में उद्देश्य की जगह मध्यम पद होता है, उसी हिसाब से चतुर्थ आकृति बनती है। अब यहाँ पर देखिए नियम 5 का उल्लंघन कैसे किया गया है। देखिए मुख्य आधार वाक्य में निषेधात्मक है ये और हमारा निष्कर्ष क्या है, स्वीकारात्मक है। तो क्या पता चलता है कि निषेधात्मक आधार वाक्य है और निष्कर्ष क्या निकाल लिया गया, स्वीकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव। निगेटिव आधार वाक्य से पॉजिटिव निष्कर्ष निकाला गया, इस कारण इसमें ये अवैध हो जाएगा और इसमें क्या होगा दोष, निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष। उपयुक्त न्याय वाक्य का एक आधार वाक्य निषेधात्मक ई है जबकि निष्कर्ष स्वीकारात्मक आई है।
इस कारण यहाँ निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकालने का दोष है और न्याय वाक्य क्या है, अवैध है। ये भी नियम बहुत ही आसान है, आप इसको पहली दृष्टि में देखते ही पहचान जाएंगे। यदि आधार वाक्य कोई दोनों में से कोई एक आधार वाक्य निषेधात्मक है और निष्कर्ष स्वीकारात्मक है तो आप तुरंत समझ जाएं कि नियम 5 का उल्लंघन हुआ है और निषेधात्मक आधार वाक्य से स्वीकारात्मक निष्कर्ष निकाला गया है। अब हम अपने आखिरी नियम और उसके उल्लंघन, उसके दोष की ओर बढ़ेंगे, तर्क दोष की ओर बढ़ते हैं। क्या है नियम 6? यदि किसी न्याय वाक्य का दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हो तो वैधता के लिए उसका निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, सर्वव्यापी। यानी कि आधार वाक्य सर्वव्यापी हो तो उसका निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए, तभी वैध होगा न्याय वाक्य। किंतु उसका निष्कर्ष सर्वव्यापी न होकर अंशव्यापी हो जाए, यानी कि आधार वाक्य तो सर्वव्यापी हो दोनों और निष्कर्ष क्या हो जाए, अंशव्यापी, तो उस न्याय वाक्य में सत्तात्मक दोष या सर्वव्यापी आधार वाक्य से अंशव्यापी निष्कर्ष निकालने का दोष होगा और न्याय वाक्य क्या होगा, अवैध होगा। कहने का मतलब है कि आधार वाक्य सर्वव्यापी हो तो निष्कर्ष को भी सर्वव्यापी होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे दो आधार वाक्य सर्वव्यापी होते हैं, ए और ई तर्क वाक्य सर्वव्यापी आधार वाक्य सर्वव्यापी हैं और आई और ओ तर्क वाक्य हमारे क्या हैं, अंशव्यापी हैं। अब हम उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। सभी संत नेता हैं, ये सर्वव्यापी ये तर्क वाक्य उदाहरण है, और सभी संत दार्शनिक हैं, ये भी सर्वव्यापी ये है, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्क वाक्य है। अब निष्कर्ष क्या निकाला गया, निष्कर्ष अंशव्यापी निकाला गया। निष्कर्ष क्या है, आई तर्क वाक्य क्या है, अंशव्यापी स्वीकारात्मक है। कुछ दार्शनिक नेता हैं, यानी कि सर्वव्यापी दोनों आधार वाक्य देख रहे हैं आप, उसे निष्कर्ष क्या निकाला गया, अंशव्यापी निकाला गया है। और तृतीय आकृति है देख रहे हैं आप, तो क्या हो जाता है, ये न्याय वाक्य अवैध हो जाएगा। यानी कि सर्वव्यापी आधार वाक्य हो तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए। यदि किंतु निष्कर्ष यहाँ पर क्या है, अंशव्यापी आई है, इस कारण यह न्याय वाक्य अवैध हो जाएगा। उपयुक्त न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी ए हैं किंतु निष्कर्ष अंशव्यापी आई है, अतः इस न्याय वाक्य में सर्वव्यापी आधार वाक्य से अंशव्यापी निष्कर्ष निकालने का दोष, या इसको संक्षिप्त नाम क्या बोलते हैं, सत्तात्मक दोष भी कहते हैं, हुआ है, अतः न्याय वाक्य क्या हो गया, अवैध हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 नियम न्याय वाक्य में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन नियमों का पालन न किया जाए, किसी एक नियम का भी पालन न किया जाए तो न्याय वाक्य में तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है और न्याय वाक्य अवैध हो जाता है। इसलिए इन नियमों का क्रम से बारी बारी से नियम 1 से लेकर 6 तक किसी न्याय वाक्य में हम क्रम से प्रयोग करते हैं और न्याय वाक्य की वैधता या अवैधता को पहचान कर लेते हैं। धन्यवाद।